Hello and welcome to today's session of Indian economy. In the first chapter, we shall be studying about 6-7 topics. First is state of agriculture on the eve of independence. Second is state of industry, then state of foreign trade, demographic profile, occupational structure, infrastructure, and positive impact of British rule. Agriculture sector on the eve of independence. It is an acknowledged reality that more than 70% of India's national income is derived from its agricultural activities. Before 1947, more than 95% of the nation's income was derived from its agricultural activities, and more than 85% of the country's residents survived in villages where living completely relied on agriculture. The most prominent Indian sector was suffering from massive stagnation and constant degeneration. The economy on the eve of independence with regard to agriculture was demoralizing. तो इसमें मैं आपको बता रही हूँ कि एग्रीकल्चर सेक्टर के बारे में हमने बताना है। यह हमने उस वक्त बताना है जब देश आज़ाद हुआ था 1947 में, कि 70% जो इंडिया की इनकम थी, नेशनल इनकम, वो सिर्फ एग्रीकल्चर एक्टिविटी से आती थी। 1947 से पहले 95% ऑफ इनकम थी वो एग्रीकल्चर एक्टिविटीज से आती थी, और 85% जो देश की जनसंख्या थी वो गांव में रहती थी और एग्रीकल्चर के ऊपर डिपेंड करती थी। पर जो एग्रीकल्चर था उसमें स्टैग्नेशन थी। स्टैग्नेशन मतलब कि जो ग्रोथ रेट थी वो बहुत ही कम थी, और जो एग्रीकल्चर था वो बहुत ही डीमोरलाइजिंग था, मतलब पिछड़ा हुआ था, बहुत ज़्यादा बैकवर्ड था। एग्रीकल्चर सेक्टर की बैकवर्डनेस में जो आपने फीचर्स करने हैं, ये आप इसमें 5 फीचर्स करेंगे। फर्स्ट, स्मॉल एंड फ्रेगमेंटेड लैंड होल्डिंग्स। सेकंड, आउटडेटेड टेक्नोलॉजी। Third, dependence on rainfall. Fourth, low level of production and productivity. Fifth, subsistence farming. Sixth, wedge between owners and tiller of the soil. First point, small and fragmented holding. इसका मतलब है कि जो फार्मर्स के पास जो ज़मीन थी वो बहुत छोटी थी और टुकड़ों में बंटी हुई थी। एक जगह कॉम्पैक्ट पीस ऑफ लैंड नहीं था, अलग अलग जगह बिखरा हुआ था। तो जो लैंड होल्डिंग थी वो अलग अलग जगह थी और स्कैटर्ड थी, बिखरी हुई थी। दूसरे पॉइंट में आउटडेटेड टेक्नोलॉजी, कि फार्मर्स जो टेक्निक का इस्तेमाल करते थे वो बहुत पुरानी थी, हैंडमेड थी, मैनुअल थी, और जो मॉडर्न मीन्स थे जैसे फर्टिलाइजर्स थे, मैन्योर्स थे, इनका प्रयोग बिल्कुल भी नहीं था। थर्ड पॉइंट है डिपेंडेंस ऑन रेनफॉल, कि जो फार्मर था उसके पास परमानेंट मीन्स ऑफ जो ये थे इरिगेशन या नहीं थे, वो टोटली नेचर के ऊपर डिपेंड था। अगर रेनफॉल ठीक समय पर होती थी तो फसल अच्छी होती थी, रेनफॉल समय पर नहीं होती थी तो रेनफॉल के ऊपर एडवर्स इफेक्ट पड़ता था। फोर्थ पॉइंट है लो लेवल ऑफ प्रोडक्टिविटी, कि जो 1 हेक्टर के ऊपर जो प्रोडक्शन थी वो बहुत ही कम थी। उसके बाद सब्सिस्टेंस फार्मिंग, जो फार्मर था उसका जो मकसद था वो सिर्फ अपने परिवार का गुजारा करना था। उसकी प्रोडक्शन इतनी कम होती थी कि जिससे उसके परिवार का गुजारा मुश्किल से चलता था, और वो अपने प्रोड्यूस को बाज़ार में बेचता नहीं था। 6th पॉइंट में आपने बताना है कि जो ओनर थे सॉइल के वो टिलर नहीं थे, कि ब्रिटिश गवर्नमेंट ने ज़मींदारी सिस्टम को इंट्रोड्यूस करा था। इस सिस्टम में कि जो ज़मींदार थे वो ज़मीन के मालिक थे, और जो ज़मीन थी उसके ऊपर वो खुद काम नहीं करते थे, ज़मीन उन्होंने टेलर्स को दी हुई थी, और जो टेलर थे उनका परमानेंट राइट नहीं था, कि उनको जैसे ठेका दे दिया जाता था ज़मीन का, कि वो ज़मींदार जितनी मर्जी चाहे आमदनी उनसे ले सकता था और किसी भी समय उनसे ज़मीन खाली करवा सकता था। Now these points in English that I have explained you.
Now, causes of stagnation of Indian agriculture during colonial period. इसका मतलब है कि बैकवर्डनेस ऑफ एग्रीकल्चर के क्या रीजंस थे. फर्स्ट पॉइंट इज लैंड रेवेन्यू सिस्टम अंडर द ब्रिटिश रूल. Under the British rule, there was zamindari system, and the zamindars were recognized as permanent owners of the soil. The zamindars were to pay a fixed sum to the government as land revenue. The zamindars were free to extract as much from the tillers of the soil as they could. It resulted in unlimited exploitation of the tillers of the soil by the zamindars. Rates of land revenue were frequently raised by the zamindars, which led to frequent eviction of the tillers of the soil. Tillers were reduced to the status of landless laborers. Second point is forced commercialization of agriculture. Farmers were forced to shift to commercial crops like indigo from the conventional subsistence crops like rice and wheat. It was because indigo was required by the textile industry in Britain for dyeing and bleaching of the textile. The farmers were either lured or forced to accept advance payments for the cultivation of indigo. It exposed the subsistence farmers to uncertainties of the market. While earlier they would grow grain for their family consumption, now they needed cash to buy it from the market. Backward of agriculture is explained in terms of the following factors: low production and low productivity, high degree of uncertainty, dominance of subsistence farming, small and fragmented holdings. Stagnation of agriculture can be explained in terms of the following factors: gulf between the owners of the soil and tillers of the soil, land revenue system under the British Raj, and forced commercialization of agriculture. Third reason is partition of the country. At the time of independence, just after the partition, in 1947, there was food crisis in India. Wheat, rice producing areas of West Punjab and Sindh went to Pakistan. इंडस्ट्रियल सेक्टर ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस. इस टॉपिक में हमने बताना है कि जो इंडस्ट्रियल सेक्टर था उसकी क्या पोजीशन थी जब देश आज़ाद हुआ. जैसे कि आप लोगों को पहले भी पता है कि जो ब्रिटिशर्स थे वो इंडिया से रॉ मटेरियल ले जाते थे और यहाँ पर फिनिश्ड गुड्स को सेल करते थे क्योंकि वो अपनी मार्केट को एक्सपेंड करना चाहते थे. लेकिन ब्रिटिशर्स से आने से पहले जो इंडिया की इंडस्ट्री थी, स्पेशली जो हैंडीक्राफ्ट थे और जो मेटल वर्क थे, पर्ल वर्क थे, वो बहुत फेमस थे. तो इस पॉइंट में हमने ये बताना कि ब्रिटिशर्स ने इंडिया की इंडस्ट्री को क्यों नहीं स्टार्ट होने दिया और उसका इंडस्ट्रियल सेक्टर के ऊपर क्या असर पड़ा. इंडियन इंडस्ट्रीज थी वो बहुत वेल नोन थी सिल्क और कॉटन की प्रोडक्शन करने के लिए, और इंडियंस बहुत स्किल्ड थे मेटल और महंगे स्टोन वर्क के लिए. लेकिन जब ब्रिटिशर्स आए तो उन्होंने धीरे धीरे यहाँ की जो इंडस्ट्रीज थी, जो हैंडीक्राफ्ट्स थे, उनको डिस्ट्रॉय करा. और उस वक्त जो सर्कमस्टांसेस थे वो हेल्पफुल नहीं थे इंडिया की हैंडीक्राफ्ट और टेक्सटाइल इंडस्ट्री के लिए. और इतनी जो महंगी चीज़ें थी जो अदर कंट्रीज़ में एक्सपोर्ट होती थी इंडिया से, उनको ख़रीदने वाले लोग बहुत कम थे. इंडियन इंडस्ट्रीज़ थी जो हैंडीक्राफ्ट थे वो बहुत वर्ल्ड फेमस थे, जैसे कि सिल्क और कॉटन. नाउ स्टेट ऑफ इंडस्ट्री during the British rule. There were several factors that were responsible. One was decline of handicraft industry, lack of capital good industries, limited role of public sector, low contribution to GDP, adverse effect of decline of handicrafts. Now we shall discuss these points in detail. Condition of the industrial sector on the eve of independence. The decline of the handicraft industry.
इस पॉइंट में हमने बताना है कि जो हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री थी उसके डिक्लाइन के क्या कारण थे। ट्रेडिशनल हैंडीक्राफ्ट जो इंडस्ट्री थी इंडिया की, उसकी फॉरेन में बहुत ज़्यादा डिमांड थी, लेकिन जब ब्रिटिशर्स यहाँ पर आए तो उनके काम के ऊपर नेगेटिव असर पड़ा। उसका कारण क्या था? ब्रिटिशर्स की अनफेयर टैरिफ पॉलिसी। अनफेयर टैरिफ पॉलिसी का मतलब ये है कि जो गुड्स इंडिया से जो गुड्स ब्रिटेन जाते थे उनके ऊपर बहुत ज़्यादा टैक्स लगाया जाता था, जिससे वो गुड्स महंगे हो जाते थे, और जो ब्रिटेन से गुड्स इंडिया में आते थे उसके ऊपर कोई टैक्स नहीं लगा होता था। वो गुड्स मशीन मेड गुड्स होते थे, और जिस वजह से मशीन मेड गुड्स की हमारे देश में डिमांड बढ़ गई, क्योंकि उनकी कीमत कम होती थी और हमारे गुड्स के ऊपर टैक्स लगाकर उनको बाहर बेचा जाता था, जिससे कि वो महंगे हो गए। दूसरा इसमें आपने रीज़न बताना कि इंट्रोडक्शन ऑफ रेलवेज को ब्रिटिशर्स ने इंट्रोड्यूस करा, जिससे कि जो मार्केट थी वो एक्सपेंड हो गई, अच्छी कनेक्टिविटी हो गई, जिस वजह से जो हैंडीक्राफ्ट्स जो ब्रिटेन के बने हुए जो गुड्स थे वो इंडिया की मार्केट में अलग अलग जगह पर बिकने लग गए, लेकिन जो हैंडीक्राफ्ट्स थे उनमें कमी आने लग गई। इसी में आपने थर्ड पॉइंट सब बताना, स्लो ग्रोथ ऑफ द मॉडर्न इंडस्ट्री, कि इंडिया में जो पब्लिक सेक्टर इंडस्ट्री थी, कि जो सरकार द्वारा गई इंडस्ट्री थी वो बिल्कुल नाम मात्र थी, तो अनबैलेंस्ड इंडस्ट्रियल फॉर्मेशन थी। उसका रीज़न ब्रिटिशर्स ने वो क्यों डेवलप नहीं होने दी? क्योंकि उस वक्त हमारे पास कोई भी बेसिक और हैवी इंडस्ट्री नहीं थी। कोई भी बेसिक और हैवी का मतलब है जो भारी मशीनरी की या आयरन एंड स्टील की कोई इंडस्ट्री नहीं थी, जिस वजह से वो इंडस्ट्री क्यों नहीं उन्होंने डेवलप होने दी? क्योंकि जिससे जो हमारा रॉ मटेरियल था वो ब्रिटेन जाता था और जो वहाँ के इंडस्ट्रीज में काम आता था, और वो अपने बनाए हुए गुड्स को पॉपुलर करना चाहते थे। सेकंड आप इसमें बताएंगे ब्लीक ग्रोथ ऑफ मॉडर्न इंडस्ट्री, कि जो हमारे देश की जो मॉडर्न इंडस्ट्री थी वो बहुत ही कम डेवलप्ड थी। ब्लीक का मतलब है सिर्फ नाम मात्र। उसका रीज़न क्या था? सिस्टमैटिक डी इंडस्ट्रियलाइजेशन, डिक्लाइन ऑफ हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री, कि धीरे धीरे ब्रिटिशर्स ने हमारे देश में जो इंडस्ट्री थी, जो हैंडीक्राफ्ट थे, उसको डिक्लाइन करा। प्राइमरी मोटिव ब्रिटिशर्स का क्या था कि इंडिया को वो नेट एक्सपोर्टर ऑफ रॉ मटेरियल बनाना चाहते थे, कि जो इंडिया है वो अपना रॉ मटेरियल वो ब्रिटेन को सेल करे, जिससे जो ब्रिटेन की इंडस्ट्रीज हैं वो फ्लरिश करे, उनका वो अपनी मार्केट के लिए प्रॉफिट मोटिव करना चाहते थे। सेकंड इसमें बताना है टू सेल ब्रिटिश प्रोडक्ट एट अ हायर रेट इन द इंडियन मार्केट, और वो ब्रिटेन में बनी हुई चीज़ों को इंडिया में ज़्यादा कीमत के ऊपर बेचना चाहते थे, जिससे उनके प्रॉफिट्स इंक्रीज हो सकें। सेकंड रीज़न, ब्रिटिश फॉलो डिस्क्रिमिनेटरी टैरिफ पॉलिसी। डिस्क्रिमिनेटरी टैरिफ पॉलिसी का मीनिंग है कि ऐसी टैक्स की पॉलिसी जो कि ब्रिटिशर्स के फेवर में हो। वो टैरिफ पॉलिसी क्या थी? जिसमें कि इंडिया से जो एक्सपोर्ट होता था रॉ मटेरियल ब्रिटेन में, उसके ऊपर कोई टैक्स नहीं लगता था, और जो इंपोर्ट होते थे ब्रिटेन से फिनिश्ड प्रोडक्ट इंडिया में, उसके ऊपर कोई टैक्स नहीं लगता था। इंडिया से जो चीज़ एक्सपोर्ट होती थी उसके ऊपर हाई टैक्स लगता था, जो ब्रिटेन से चीज़ आती थी उसके ऊपर कोई टैक्स नहीं लगता था। इंडिया की बनी हुई चीज़ें ब्रिटेन में जाकर महंगी हो जाती थी, और इंडिया में भी वो महंगी होती थी, जिस वजह से उनके खरीदार नहीं होते थे, और जिस वजह से जो हैंडीक्राफ्ट जो ये कारीगर थे वो जॉबलेस होते गए। इसमें हमने ये ऑब्जर्व करा कि उसका एडवर्स इफेक्ट पड़ा डिक्लाइन ऑफ हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री का। उसका उनके ऊपर क्या असर पड़ा? हाई लेवल ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, कि वो लोग अनएम्प्लॉयड हो गए, बेरोजगार हो गए। जब इंडियन हैंडीक्राफ्ट का डिक्लाइन हुआ, उनके बनाया हुआ जो सामान था वो बिकता नहीं था, जिस वजह से अनएम्प्लॉयमेंट हुई एक लार्ज स्केल पे। जो आर्टिसंस थे वो उन्होंने मजबूर होकर अपने काम धंधे बंद कर दिए, और वो एग्रीकल्चर को उन्होंने अपनी लाइवलीहुड बना लिया, जिससे कि ज़्यादातर पॉपुलेशन का विलेजेस में जो पॉपुलेशन थी वो एग्रीकल्चरिस्ट की, फार्मर्स की बहुत बढ़ गई, और उसमें ओवर क्राउडिंग हो गई कि ज़रूरत से ज़्यादा लोग एग्रीकल्चर में काम करने लग गए। दूसरा रीज़न हुआ इंपोर्ट ऑफ फिनिश्ड गुड्स, कि हम जो फिनिश्ड गुड्स थे फॉरेन कंट्री से वो हम उनको इंपोर्ट करने लग गए। जो इंडियन मेड गुड्स थे वो फॉरेन कंपटीशन का मुकाबला नहीं कर सकते थे, क्योंकि जो फॉरेन से चीज़ आती थी वो मशीन के द्वारा बनी हुई आती थी, और वो चीप गुड्स होते थे और उनकी क्वालिटी अच्छी होती थी। और जो लोग थे, जो मिडिल क्लास थी, इंडिया में एक न्यू मिडिल क्लास एमर्ज हुई थी, जो कि ब्रिटेन के जो लाइफस्टाइल था उसको कॉपी करती थी, और वो वहाँ से बने हुए जो गुड्स थे उनको
पसंद करती थी। नेक्स्ट रीजन है लैक ऑफ कैपिटल गुड इंडस्ट्रीज। इंडिया में कैपिटल गुड्स इंडस्ट्रीज की कमी थी। कैपिटल गुड इंडस्ट्रीज रेफर टू द इंडस्ट्री विच प्रोड्यूसेस गुड्स सच एज मशीन, टूल्स एटसेट्रा। तो कैपिटल गुड इंडस्ट्री वो इंडस्ट्री होती है जिसमें कि मशीनें, टूल वगैरह को प्रोड्यूस करा जाता है और उन मशीनों के द्वारा कंज्यूमर गुड्स को प्रोड्यूस करा जाता है। कंज्यूमर गुड्स वो जो कि कंज्यूमर की वांट को डायरेक्टली सेटिस्फाई करते हैं। प्राइमरी ऑब्जेक्टिव था ब्रिटिश रूलर्स का कि एक ऐसी इंडस्ट्री बनाना इंडिया में कि उनका मेन पर्पस ये था कि इंडिया को एक इंडस्ट्रियल बेस बनाना जहां से वो रॉ मटेरियल लेकर जा सकें और ब्रिटेन की इंडस्ट्री को डेवलप कर सकें और इंडिया कभी भी कॉम्पीट ना कर सके ब्रिटिश मेड गुड्स को। वो चाहते थे कि जो इंडियंस हैं वो हमेशा ही ब्रिटिशर्स के ऊपर डिपेंड करें और वो कैपिटल गुड्स ब्रिटेन से इंपोर्ट करें। नेक्स्ट पॉइंट इज लो कंट्रीब्यूशन टू जीडीपी। जो जीडीपी थी, जो ग्रोथ रेट था नए इंडस्ट्रियल सेक्टर का, वो बहुत कम था। लिमिटेड रोल ऑफ पब्लिक सेक्टर कि ब्रिटिशर्स ने कभी भी ये नहीं चाहा कि इंडिया में इंडस्ट्री डेवलप हो, क्योंकि रूल उनका था। तो लिमिटेड एरिया ऑफ ऑपरेशन था जहाँ पर कि पब्लिक सेक्टर काम करता था, जिस वजह से जो इंडस्ट्री थी वो टोटली पब्लिक सेक्टर के ऊपर डिपेंडेंट थी। क्योंकि हमारे देश में सिर्फ टाटा और बिरला, सिर्फ दो ही ऐसे इंडस्ट्रियलिस्ट थे तो जो कि पूरे देश की डिमांड को मीट नहीं कर सकते थे। जो पब्लिक सेक्टर था वो सिर्फ सरकारी सेक्टर था, वो सिर्फ रेलवेज में था, पावर जनरेशन में था, कम्युनिकेशन में था, पोर्ट्स में था या और डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग्स में था। जो ये पब्लिक सेक्टर इंडस्ट्रीज, रेलवे, पावर जनरेशन, कम्युनिकेशन, पोर्ट्स वगैरह जो ब्रिटिशर्स ने डेवलप करे, वो सिर्फ इसलिए डेवलप करे कि जिससे कि इंडिया में वो अपने एडमिनिस्ट्रेशन को इजी कर सके। Now third topic is foreign trade during the colonial rule. Foreign trade means the exchange of goods and services between two or more countries. Foreign trade या विदेशी व्यापार का मतलब होता है कि अपने गुड्स और सर्विसेज को दूसरे देशों में बेचना और दूसरे देशों से गुड्स और सर्विसेज को परचेज करना। जब से देश में इंडिपेंडेंस हुई थी तो इंडिया एक इम्पॉर्टेंट ट्रेडिंग कंट्री बन गया था, लेकिन जो वो ट्रेडिंग कंट्री तो था लेकिन वो ज़्यादातर प्राइमरी प्रोडक्ट को एक्सपोर्ट करता था, मतलब एग्रीकल्चर प्रोडक्ट को एक्सपोर्ट करता था, जैसे कॉटन हो गया, रॉ सिल्क हो गया, शुगर, वूल, जूट, इंडिगो वगैरह। और इम्पोर्टर था इंडिया फिनिश्ड गुड्स का कि ये चीज़ें कॉटन, रॉ सिल्क, शुगर, वूल, जूट और इंडिगो इंडिया अदर कंट्रीज़ को एक्सपोर्ट करता था और वहाँ से बने हुए फिनिश्ड गुड्स को वो परचेज करता था। और उसके अलावा कैपिटल गुड्स को लेता था, जैसे कि मशीनरी वगैरह ब्रिटेन से। इस पीरियड में जो ब्रिटेन था उसकी मोनोपोली थी, मतलब 51% से ज़्यादा जो हमारे देश का जो ट्रेड था उसके ऊपर ब्रिटिश की सिंगल मोनोपोली थी। ब्रिटिश उसको कंट्रोल करता था, इंडिया के इंपोर्ट और एक्सपोर्ट को। तो जितना भी हम फॉरेन ट्रेड करते थे वो रेस्ट्रिक्टेड था सिर्फ ब्रिटेन में, और जो बाकी का था वो सिलोन, श्रीलंका, चाइना और पर्शिया मतलब ईरान तक ही लिमिटेड था, कि जो हमारा ट्रेड था वो बहुत लिमिटेड था। मेजर जो हिस्सा था वो ब्रिटेन के साथ था, जो बाकी रह गया वो श्रीलंका, चाइना और ईरान के साथ था। इंडिया एक लार्ज एक्सपोर्टर था, एक्सपोर्ट करता था, लेकिन क्या करता था, रॉ मटेरियल। और उसके अलावा लेकिन उसके ऊपर इंडिया की इकोनॉमी के ऊपर उसका इतना पॉजिटिव इफेक्ट नहीं पड़ा। जैसे कि कमोडिटीज़ हैं, फूड ग्रेन है, क्लॉथ है, केरोसिन है, इनकी इंडिया में कमी आ गई। तो स्टेट ऑफ फॉरेन ट्रेड के हम फीचर्स पढ़ेंगे। फर्स्ट पॉइंट, ब्रिटिशर्स मोनोपोली ऑन फॉरेन ट्रेड। हाउ ब्रिटेन मेंटेन्ड मोनोपोली ओवर इंडियाज एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट, which resulted in more than half of India's foreign trade was restricted to Britain. Second, net exporter of raw material and importer of final goods. तो इंडिया एक्सपोर्ट करता था रॉ मटेरियल और इंपोर्ट करता था फिनिश्ड गुड, जो कि एक बैकवर्ड कंट्री की निशानी है। और उसने और भी काम आसान कर दिया था कि जो स्वेज कैनाल का जो रूट था वो एक शॉर्टेस्ट रूट था जिससे ब्रिटेन से ट्रेड हो सकता था।
जो ये ट्रेड रूट था ये 1869 में खोला गया था, जिससे कि वो अवॉइड करते थे कि जो वो रूट था वो एक नया था और उससे वो अफ्रीका के पास से होकर गुजरता था, जिससे कॉस्ट कम हो जाती थी। थर्ड पॉइंट आपने बताना है ड्रेन ऑफ इंडियन वेल्थ। ह्यूज एक्सपोर्ट सरप्लस हुआ और जिससे कि ज़्यादा जो वॉल्यूम हुआ, तो मतलब हम कमा रहे थे फिर भी ज़्यादा। किससे कमा रहे थे? जो हम एक्सपोर्ट करते थे रॉ मटेरियल से और इंपोर्ट करते थे फिनिश्ड गुड से। लेकिन जो भी हमारी कमाई थी वो जो हमारा बैलेंस ऑफ ट्रेड था वो इंडिया के फेवर में था, लेकिन वो इंडिया को डेवलप करने के लिए खर्च नहीं करा जाता था, वो सिर्फ ब्रिटेन के सेल्फिश इंटरेस्ट को फुलफिल करने के लिए करा जाता था। वो दो चीज़ों के ऊपर ब्रिटिशर्स खर्च करते थे, एक तो अपनी एडमिनिस्ट्रेशन को स्ट्रॉन्ग करने के लिए खर्च करते थे, और दूसरा जो ब्रिटिशर्स थे वो अपनी टेरिटरीज को एक्सपेंड करना चाहते थे, और जो लड़ाइयाँ ब्रिटिशर्स करते थे उसके ऊपर खर्च करा जाता था, या सर्विसेज को जो इंपोर्ट करते थे। Now demographic condition in colonial India. Demographic condition details regarding the population of British India were primarily obtained through a census in 1881. इसका मीनिंग है कि जो डेमोग्राफिक कंडीशन थी इंडिया की, उसके बारे में जो काउंटिंग करी गई थी पॉपुलेशन की वो 1881 में करी गई थी। Thus suffering from several conditions, it unveiled the unevenness in Indian population growth. Consequently, every 10 years such census procedures were conducted. कि जो वो 1881 में हमने पॉपुलेशन की काउंटिंग करी, लेकिन उसमें काफ़ी शॉर्ट कमिंग्स थी और उसमें बताया गया कि अनइवननेस थी, कि कभी पॉपुलेशन बढ़ जाती थी और कभी कम हो जाती थी। इस तरह से हर 10 साल के बाद पॉपुलेशन की काउंटिंग होती थी। प्रायर टू 1921 इंडिया वॉज इन द इनिशियल स्टेप ऑफ डेमोग्राफिक ट्रांजिशन। 1921 से पहले इंडिया डेमोग्राफिक ट्रांसफॉर्मेशन की पहली स्टेज में था। पहली स्टेज का मतलब है जिसमें बर्थ रेट भी हाई होता है और डेथ रेट भी हाई होता है। द सेकंड स्टेप ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन रोज आफ्टर 1921। जो सेकंड स्टेप था जिसमें बर्थ रेट हाई होता है और डेथ रेट कम होता है, वो 1921 के बाद आया। नाइदर द क्यूमुलेटिव पॉपुलेशन ऑफ इंडिया नॉर द रेट ऑफ पॉपुलेशन इंक्रीज एट दिस स्टेप वॉज हाई। इसमें जो क्यूमुलेटिव पॉपुलेशन थी वो उतनी हाई नहीं हुई। The main social development signs were also not really promising. The comprehensive literacy level was less than 16%. Out of 16%, the female literacy level was at a negligible low of about 7%. जो इसमें सोशल और जो इकोनॉमिक साइंस थे वो इतने अच्छे नहीं आए, क्योंकि सोशल डेवलपमेंट का एक इंडिकेटर है लिटरेसी लेवल। लिटरेसी लेवल सिर्फ 16% था, जिसमें से फीमेल जो लिटरेसी थी वो सिर्फ 7% थी। पब्लिक हेल्थ फैसिलिटीज़ थी वो अनअवेलेबल थी। ज़्यादातर जो पॉपुलेशन थी उनको वो हाई रिस्क के ऊपर थी, क्योंकि उनको बेटर हेल्थ फैसिलिटीज़ अवेलेबल नहीं थी। फीचर्स ऑफ स्टेगनेंट एंड बैकवर्ड इंडियन इकोनॉमी, और उसके रीज़न क्या थे? फर्स्ट, पुअर हेल्थ फैसिलिटीज़। देयर वॉज अ लैक ऑफ पब्लिक हेल्थ फैसिलिटीज़ फॉर द मेजॉरिटी ऑफ द पॉपुलेशन। एज अ रिजल्ट देयर वर वाइड स्प्रेड वाटर एंड एयरबॉर्न डिजीजेस। कि ज़्यादातर जो पॉपुलेशन थी उनके पास हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ नहीं थी, जिस वजह से वाटर और एयरबॉर्न डिजीजेस का वो शिकार हो जाते थे और एपिडेमिक एक फीचर बन गया था। हाई इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, इट रेफर्स टू द नंबर ऑफ इन्फेंट्स डाइंग बिफोर रीचिंग द एज ऑफ 1 year पर 1000 लाइव बर्थ्स इन अ ईयर। इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट का मतलब होता है कि 1000 बच्चों के जो बच्चे 1000 बच्चे जो पैदा होते हैं उनके पीछे कितने बच्चों की डेथ होती है अपना फर्स्ट बर्थडे सेलिब्रेट करने से पहले। तो जो इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट था वो भी बहुत ज़्यादा था, कि जो बच्चे अपना फर्स्ट बर्थडे सेलिब्रेट करने से पहले उनकी डेथ हो जाती थी। लैक ऑफ एडिक्वेट पब्लिक हेल्थ फैसिलिटीज़, द अकरेंस ऑफ फ्रीक्वेंट नेचुरल कैलेमिटीज़ एंड फेमाइन रिजल्टेड इन वाइड स्प्रेड पॉवर्टी एंड हाई इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट। उसका रीज़न ये था कि हाई इन्फेंट मोर्टेलिटी क्यों थी? क्योंकि गरीबी बहुत थी, फेमाइन अकाल पड़ते थे और नेचुरल कैलेमिटीज़ आती थी, जिस वजह से मोर्टेलिटी रेट हाई था। मोर्टेलिटी रेट इतना हाई था कि 218 बच्चों की अपना फर्स्ट बर्थडे सेलिब्रेट करने से पहले ही डेथ हो जाती थी आउट ऑफ 1000। नेक्स्ट फीचर,
हाई बर्थ रेट एंड डेथ रेट, कि बर्थ रेट भी बहुत ज़्यादा था और डेथ रेट भी काफ़ी ज़्यादा था। बर्थ रेट मीन्स इट रेफर टू द नंबर ऑफ चिल्ड्रन बॉर्न पर 1000 पीपल इन अ ईयर, कि 1000 लोगों में से कितने बच्चे पैदा हुए हैं। डेथ रेट इट रेफर टू द नंबर ऑफ पीपल डाइंग पर 1000 पीपल इन अ ईयर, कि 1000 लोगों में से कितने % की डेथ हुई। बोथ बर्थ रेट एंड डेथ रेट वर वेरी हाई, नियरली 48 एंड 40 पर 1000 रेस्पेक्टिवली, कि 1000 लोगों के पीछे अगर 48 बच्चे पैदा होते थे तो 40 की डेथ हो जाती थी पर 1000। लो लाइफ एक्सपेक्टेंसी, लाइफ एक्सपेक्टेंसी मीन्स कि एक हेल्दी बेबी जो होता है उसको देखकर क्या लगेगा कि वो कितने साल जिएगा। लाइफ एक्सपेक्टेंसी मीन्स इट रेफर्स टू द एवरेज लाइफ ऑफ अ पर्सन। इट वॉज वेरी लो फॉर अराउंड 32 ईयर्स, तो लाइफ एक्सपेक्टेंसी बहुत कम थी, वो सिर्फ 32 ईयर्स थी, जिसका रीज़न ये था लैक ऑफ फैसिलिटीज, एपिडेमिक्स एट्सेट्रा। लो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, लोगों के रहने सहने का जो स्तर था वो बहुत कम था। एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस पीपल यूज टू स्पेंड 80 to 90% ऑफ देयर इनकम ऑन बेसिक नेसेसिटीज, फूड, क्लॉथ एंड शेल्टर। तो आज़ादी के समय लोग जितना कमाते थे अपनी इनकम का 80 से लेकर 90% तक वो रोटी, कपड़ा, मकान के ऊपर खर्च कर देते थे और सेविंग के लिए बहुत कम बचता था। दिस स्पेंडिंग वॉज नॉट एडिक्वेट फॉर द सेटिस्फैक्शन ऑफ देयर नीड्स, लेकिन वो कमाते इतना कम थे कि इतना खर्च करने के बाद भी उनकी नीड्स फुलफिल नहीं होती थी। सम पार्ट्स ऑफ इंडिया वर स्फीयरली अफेक्टेड बाय स्फीयर फेमाइंस एंड मिलियन डाइड, और इंडिया के कुछ ऐसे हिस्से थे जहाँ पर फेमाइंस, अकाल पड़े और जिसमें मिलियन लोगों की डेथ हो गई। द वर्स्ट फेमाइन इन इंडिया was Bengal famine of 1943 when 3 million people died। ऐसा ही एक फेमाइन था, अकाल पड़ा था बंगाल में 1943 में, जिसमें कि 3 मिलियन लोगों की मृत्यु हो गई थी। नेक्स्ट पॉइंट, लो लिटरेसी रेट, जो लिटरेसी रेट था वो बहुत ही कम था। एन ओवरऑल लिटरेसी लेवल वॉज लेस देन 16% विच इंक्रीज टू 74.04 इन 2011। जब देश आज़ाद हुआ उस वक्त जो लिटरेसी लेवल मीन्स द पीपल हु आर एबल टू रीड एंड राइट, तो उनका जो गिनती थी वो सिर्फ 16% थी, लेकिन 2011 में ये गिनती बढ़कर 74.04% हुई। इसमें से जो फीमेल लिटरेसी लेवल था वो 16% में से एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस में से वो सिर्फ 7% था। नेक्स्ट इज ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर। ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर का मतलब होता है कि लोग कौन कौन से काम धंधों में लगे हुए थे। द ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर ऑफ अ नेशन रेफर टू द परसेंटेज ऑफ इट्स वर्कफोर्स एम्प्लॉयड इन वेरियस इकोनॉमिक वेंचर्स, कि लोग कौन कौन से काम, प्राइमरी, सेकेंडरी या टर्शरी, उनमें कैसे काम करते हैं। हाउ मेनी ऑफ द टोटल वर्किंग पॉपुलेशन आर एम्प्लॉयड इन एग्रीकल्चर एंड एसोसिएटेड एक्टिविटीज एंड हाउ मेनी ऑफ देम are involved in manufacturing and service sector can be identified from the occupational structure of the nation। कि किसी भी देश के occupational structure से हम ये देख सकते हैं कि जो कुल वर्किंग पॉपुलेशन है वो एग्रीकल्चर या रिलेटेड एक्टिविटीज़ में, एग्रीकल्चर में, इंडस्ट्री में और ये टर्शरी सेक्टर में कितनी एम्प्लॉयड है। प्रीडोमिनेंस ऑफ एग्रीकल्चर सेक्टर। एग्रीकल्चर वॉज द प्रिंसिपल सोर्स ऑफ ऑक्यूपेशन, कि लोगों के काम करने का जो सोर्स था वो एग्रीकल्चर था। 75% ऑफ पॉपुलेशन वॉज एंगेज इन एग्रीकल्चर रिजल्टिंग इन बैकवर्डनेस ऑफ इंडियन इकोनॉमी एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस, कि 75% जो देश की जनसंख्या थी वो एग्रीकल्चर के ऊपर डिपेंडेंट थी, जो कि बताता है कि एक बैकवर्डनेस का साइन है, क्योंकि लोगों के पास ऑल्टरनेटिव जॉब अपॉर्चुनिटीज नहीं होती थी। द मैन्युफैक्चरिंग एंड सर्विस सेक्टर accounted for only 10 and 15 to 20% respectively, और जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर था वो सिर्फ 10% था। द ग्रोथ ऑफ ऑल द 3 सेक्टर्स वॉज अनबैलेंस्ड, कि जो ग्रोथ थी अनबैलेंस्ड थी। ग्रोथ बैलेंस्ड तब होती है जब सब सेक्टर्स में इक्वल नंबर ऑफ जो लोग हैं वो एम्प्लॉयड होते हैं, लेकिन यहाँ पर देखने में आता है कि 75% लोग तो सिर्फ एग्रीकल्चर के ऊपर ही थे, जबकि इंडस्ट्री और टर्शरी सेक्टर के ऊपर बहुत कम लोग एम्प्लॉयड थे। So what we conclude from here, growing regional variations, कि regional variations थी।
States like Tamil Nadu, Andhra Pradesh, Kerala, Karnataka, Maharashtra, West Bengal witnessed a shift of dependence of the workforce from the agriculture sector to manufacturing and the services sector. कि तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, केरला, कर्नाटका, महाराष्ट्र और वेस्ट बंगाल यहाँ के लोगों ने जो अपना वर्कफोर्स था वो एग्रीकल्चर से इंडस्ट्री की तरफ यानी कि मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की तरफ शिफ्ट कर दिया था. However, there had been an increase in the share of the workforce in agriculture during the same time in states such as Odisha, Rajasthan and Punjab. पर उसके अपोजिट उड़ीसा, राजस्थान और पंजाब में जो लोग थे वो ज़्यादातर एग्रीकल्चर सेक्टर की तरफ शिफ्ट हुए थे. Now our next topic is infrastructure in India during British rule. इंफ्रास्ट्रक्चर का मतलब था सपोर्टिंग स्ट्रक्चर जैसे हेल्थ, एजुकेशन, हाउसिंग, इलेक्ट्रिसिटी, बैंकिंग, ट्रांसपोर्टेशन एट्सेट्रा. Infrastructure can be referred to the basic physical operations of a nation or a business such as communication, transportation, water, sewage, etc. This operation can be highly expensive investments and an important aspect of the economic development of a country. इंफ्रास्ट्रक्चर वो जो इकोनॉमी को सपोर्ट करता है, एजुकेशन है, हेल्थ है, कम्युनिकेशन है, ट्रांसपोर्टेशन है, वाटर है, सीवरेज है, इसके ऊपर बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत पड़ती है लेकिन ये एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है. इंफ्रास्ट्रक्चर इन इंडिया ड्यूरिंग द कॉलोनियल पीरियड इन इंडिया द बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर सच एज वाटर ट्रांसपोर्ट, रेलवेज, पोस्ट एंड टेलीग्राफ एंड पोर्ट्स वर डेवलप्ड बट टू सर्व द कॉलोनियल इंटरेस्ट रादर देन सर्विंग द कॉमन पीपल. Road constructed were not fit for modern India, couldn't connect rural areas and shortage of well constructed roads especially in the rainy season was the drawback. तो क्या बताया इस पॉइंट में कि कॉलोनियल पीरियड में इंडिया में बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी थी जैसे कि समुद्री वाटर ट्रांसपोर्ट था, रेलवेज था, पोस्ट और टेलीग्राफ थे, पोर्ट्स थे. ब्रिटिशर्स ने इनको डेवलप तो करा था पर बैलेंस्ड मैनर में नहीं करा था. उन्होंने सिर्फ अपने इंटरेस्ट को देखकर ही करा था. जो रोड्स कंस्ट्रक्ट करी थी वो ऐसी रोड्स थी जो पुराने समय में तो चली लेकिन मॉडर्न इंडिया में के लिए वो फिट नहीं थी क्योंकि वो सिटीज़ को रूरल एरियाज़ के साथ कनेक्ट नहीं करती थी और वेल कंस्ट्रक्टेड रोड्स नहीं थी, मतलब जो कि ऑल वेदर रोड्स नहीं थी जो कि रेनी सीजन में भी वर्क कर सकें. हाउएवर इन द ईयर 1850 the introduction of railways was one of the most important contributions of the British. This initiative transformed the Indian economy in two ways. One, it led people to travel a long distance and break the geographical barrier, and second, it commercialized Indian agriculture, which adversely influenced the self-sufficiency of the village economies in India. लेकिन 1850 में ब्रिटिशर्स ने एक बहुत अच्छा काम करा, उन्होंने रेलवेज को इंट्रोड्यूस करा जिससे कि इंडिया की इकोनॉमी में चेंज आया, ट्रांसफॉर्म हुई दो तरीके से. पहला कि लोग बड़ी बड़ी यात्राएं करने लगे, लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल करने लगे और वो एक जोग्राफिकल एरिया से दूसरे जोग्राफिकल एरिया की तरफ मूव होने लगे. और सेकंड इसमें एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ये हुई कि एग्रीकल्चर की कमर्शलाइजेशन हुई कि जो एग्रीकल्चर पहले सबसिस्टेंस था जो अपनी ज़रूरतें ही पूरी करने के लिए था, अब वो फॉर सेल इन द मार्केट की जो फार्मर्स थे वो प्रोडक्शन करने लग गए मार्केट में बेचने के लिए. लेकिन उसका नुकसान ब्रिटिशर्स को नहीं हुआ क्योंकि इंडिगो को फार्मर्स फोर्स करके प्रोड्यूस करने लग गया था जो ब्रिटेन की इंडस्ट्रीज में काम आती थी, लेकिन उसका नेगेटिव इम्पैक्ट सेल्फ सफिशिएंसी के ऊपर पड़ा, विलेज इकोनॉमी के ऊपर, क्योंकि फार्मर को अपनी नीड्स के लिए मार्केट के ऊपर डिपेंड करना पड़ता था. विद द डेवलपमेंट ऑफ रेलवेज एंड रोड्स द कॉलोनियल रेगुलेशन also took steps for improvement of the sea lanes and inland trade. However, for the postal services, though it was useful assistance for the society, it remained insufficient. कि जब रेलवेज की, रोड्स की डेवलपमेंट करी गई और सी जो रूट थे वो डेवलप करे गए, लेकिन जो पोस्टल सर्विसेज थी वो भी यूज़फुल हुई. सिर्फ पोस्टल सर्विसेज सोसाइटी के लिए यूज़फुल थी लेकिन वो इनसफिशेंट थी, वो प्रॉपर क्वांटिटी में नहीं थी. नाउ स्टेट ऑफ इंडियाज इंफ्रास्ट्रक्चर, तो इसमें हम चार बातें पढ़ेंगे: रेलवेज, रोड्स, पोर्ट्स, कम्युनिकेशन. रेलवेज वर डेवलप्ड to move finished goods physically from Britain to different interior parts of colonial India. Britishers wanted to widen the size of market for their own goods.
कि ब्रिटिशर्स ने जितना भी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करा उन्होंने सिर्फ अपने फ़ायदे के लिए करा। उन्होंने रेलवेज को डेवलप करा जिससे जो फिनिश्ड गुड्स जो ब्रिटेन से आते हैं वो इंडिया के इंटीरियर पार्ट्स में उनको बेचा जा सके और जो ब्रिटिशर्स की जो मार्केट है उसका साइज एक्सपैंड हो सके। रोड्स वर डेवलप्ड फॉर मोबिलाइजिंग ब्रिटिश आर्मी विद इन इंडिया। रोड्स को डेवलप करा गया कि इंडिया में कोई भी डिस्टर्बेंस हो तो ब्रिटिशर्स की आर्मी वहाँ पर पहुँच सके। टू फैसिलिटेट ट्रांसपोर्टेशन ऑफ रॉ मटेरियल फ्रॉम डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री टू द नियरेस्ट रेलवे स्टेशन और टू द पोर्ट्स टू सेंड इट टू ब्रिटेन। और रोड्स को इसलिए भी उन्होंने डेवलप करा कि जिससे कि जो रॉ मटेरियल है वो देश के अलग अलग हिस्सों में पास के रेलवे स्टेशन से या पोर्ट से गांव में जा सके। पोर्ट्स वर डेवलप्ड टू एक्सपोर्ट रॉ मटेरियल एंड इंपोर्ट फिनिश्ड गुड्स फ्रॉम ब्रिटेन। पोर्ट्स को, बंदरगाहों को उन्होंने डेवलप करा कि जैसे इंडिया से रॉ मटेरियल ब्रिटेन में बनने वाली इंडस्ट्रीज के लिए जा सके और वहाँ से फिनिश्ड गुड्स इंडिया में आ सके। कम्युनिकेशन, पोस्ट एंड टेलीग्राफ वर डेवलप्ड फॉर द पर्पज ऑफ मेंटेनिंग लॉ एंड ऑर्डर। पोस्ट और टेलीग्राफ को इसलिए डेवलप करा क्योंकि वो अपनी जो एडमिनिस्ट्रेशन थी उसको साउंड बनाना चाहते थे, लॉ एंड ऑर्डर को। द एक्सपेंसिव सिस्टम ऑफ द इलेक्ट्रिक टेलीग्राफ इन इंडिया वॉज डेवलप्ड टू एनहांस एडमिनिस्ट्रेटिव एफिशिएंसी। अपनी एडमिनिस्ट्रेशन की अच्छी लेगेसी को छोड़ने के लिए उन्होंने इंडिया में इलेक्ट्रिक टेलीग्राफ का सिस्टम स्टार्ट करा जिससे कि बहुत ही कम समय में जो इंफॉर्मेशन है वो एक जगह से दूसरी जगह जा सके। Now our last topic is impact of British rule in India. Number 1, commercial outlook of farmers. It changed the outlook of the farmers. Farming proved to be a profitable venture rather than merely a means of subsistence. कि ब्रिटिशर्स एडमिनिस्ट्रेशन का यहाँ पर सबसे अच्छा फ़ायदा ये हुआ कि जो फार्मर की सबसिस्टेंस आउटलुक की जगह कॉमर्शियल आउटलुक होगी। फार्मर अब जो खेती को एक प्रॉफिटेबल वेंचर समझने लगा, ना कि सिर्फ ज़िंदगी गुजारा करने का सहारा। सेकंड, अपॉर्चुनिटीज ऑफ एम्प्लॉयमेंट। इट चेंज द आउटलुक ऑफ द फार्मर्स। फार्मिंग प्रूव टू बी अ प्रॉफिटेबल वेंचर रादर देन मियरली अ मीन्स ऑफ सबसिस्टेंस। कि फार्मर के लिए जो खेती है वो एक प्रॉफिटेबल वेंचर रहा, ना कि सबसिस्टेंस के लिए उसकी आउटलुक चेंज हो गई। मॉनेटरी सिस्टम ऑफ एक्सचेंज। Economy shifted from a barter system to the monetary system. It facilitated the division of labor, specialization and large scale production. कि हमारे देश में बार्टर सिस्टम की जगह मॉनेटरी सिस्टम ऑफ एक्सचेंज को प्रोत्साहन मिला, उसकी ग्रोथ हुई क्योंकि इकोनॉमी में अब डिवीजन ऑफ लेबर जो जितना काम करता था उसके हिसाब से उसको पैसा मिलने लगा। लोग स्पेशलाइजेशन करने लगे जिससे कि वो ज़्यादा प्रोडक्शन कर सके और पैसा कमा सके। Next, efficient system of administration. The British Raj in India left a legacy of an effective and efficient system of administration. It served as a ready reckoner for our politicians and economic planners. Britishers की एक सबसे बड़ी देन यह है कि उन्होंने हमें एक इफेक्टिव और एफिशिएंट सिस्टम ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन सिखाया जो कि देश की आज़ादी के बाद इंडिया के पॉलिटिशियंस ने और इकोनॉमिक प्लानर्स ने उसको अडॉप्ट करा। Expanding means of transport. Next point, it helps as a support system to combat the spread of famines. Food supplies could be rushed to the drought hit areas. कि ब्रिटिशर्स ने इंडिया में रेलवेज, रोडवेज को डेवलप करा जिससे कि एक फ़ायदा ये हुआ कि अगर किसी एरिया में फेमाइन आए, अकाल आए तो जो फूड है उसकी सप्लाई ड्राउट हिट एरिया तक पहुंच सके।